क्वेश्चन है इफ़, मैं लिख भी देता हूँ, इफ़ u प्लस भी इक्वल टू 2 साइन 2x अपान e टू दी पावर, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हैं, e टू दी पावर 2i प्लस e टू दी पावर माइनस 2i, अब माइनस का 2 cos 2x, माइनस का 2 cos 2x, देन फाइंड द corresponding analytic function fz इक्वल टू u प्लस आई भी, यह है fz इक्वल टू u प्लस आई भी। ठीक है बेटा, यह क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है आपका, और इसको हम लोग देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन है आपका, अगर u प्लस भी इक्वल टू क्या है 2 साइन 2x अपान e टू द पावर 2i प्लस e टू द पावर माइनस का 2i और माइनस 2 cos 2x, देन फाइंड द करेस्पॉन्डिंग एनालिटिक फंक्शन fz इक्वल टू u प्लस आई भी। इसको देख के मत घबराइए, बस आपको ये यहाँ पे सीखने की ज़रूरत है कि u प्लस भी u माइनस भी दे तब हम fz इक्वल टू u प्लस आई भी कैसे फाइंड करते हैं। कल आपने देखा था u दिया था, तो फिर हम लोग जो है भी कैसे निकाल रहे थे, fz कैसे निकाल रहे थे, वो आप देखिए। और मैंने 3 तरीके से बताया उसको, एक तो जो है एग्जैक्ट वाले से बता दिया, एक मैंने एफ डैश करके बता दिया आपको, है ना, जो डेरिवेटिव वाला नियम है, और बड़ा इंपॉर्टेंट नियम दिमाग में रखिएगा हमेशा कि किसी के रेस्पेक्ट में कर दीजिए उसका डेरिवेटिव निकल गया, मतलब एफ डैश जेड इक्वल टू यू प्लस आई भी को चाहे विथ रेस्पेक्ट टू एक्स कर दीजिए, चाहे विथ रेस्पेक्ट टू वाई कर दीजिए, और एक बता दीजिए आपको मिलनेस थॉम्सन मेथड। ठीक है। अच्छा, अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये सब बड़े स्पेशल क्वेश्चन होते हैं, एकदम हूबहू एकदम इसी फॉर्म में आपको दिखाई देंगे आपके एग्जाम में, एकदम ऐसे ही। तो देखिए अब इसको क्या करेंगे, क्या हम लोग जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो करना क्या है, देखिए तरीका क्या होता है। पहले आप लिखेंगे एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई भी, इसी फॉर्म में लाना है हमको ना, तो पहले आप लिखेंगे एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई भी। जब भी यू प्लस भी या यू माइनस भी दे तो आप तुरंत क्या निकालेंगे, आप पहले लिखेंगे एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई भी। अब इसको आप कर लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट, अब आई से कर देंगे मल्टीप्लाई, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में क्या कर देंगे आई से मल्टीप्लाई। आई से जब मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आई एफ जेड और आई यू और माइनस का है ना भी, क्लियर है सबको, माइनस का भी। इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा आपका सेकेंड, इक्वेशन नंबर आपका सेकेंड हो गया। ठीक है ना, तो ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब यहाँ पे देखिए हमको दिया गया है u प्लस भी। अब था ध्यान दीजिए, अगर मैं इसको क्या कर दूँ, इसको मैं अगर ऐड कर दूंगा तो हमको u माइनस भी मिलेगा। बोलो, ऐड करूँगा तो क्या मिलेगा, u माइनस भी प्लस का i ब्रैकेट में u प्लस भी, ये तो मिलेगा। तो आप क्या कीजिए, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, जब ऐड करोगे तो क्या मिल जाएगा, यहाँ से पहले एफ जेड कॉमन हो जाएगा और मिल जाएगा 1 प्लस आई एफ जेड, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, 1 प्लस आई एफ जेड इक्वल टू, और जब यहाँ पे आप ऐड करेंगे तो रियल u माइनस भी साथ में कर लीजिए और प्लस का आई u प्लस भी। क्लियर है, ऐसे कर लेंगे आप हमेशा, जब भी u माइनस भी u प्लस भी देगा आपको ये स्टेप लेने ही लेने हैं। ठीक है ना। अब इसी को लिख दीजिएगा r करके, इसको लिख दीजिएगा कैपिटल एफ जेड इज इक्वल टू कैपिटल U और प्लस का I और कैपिटल V। फिर लिखिएगा वेयर कैपिटल एफ जेड इक्वल टू 1 प्लस आई स्मॉल एफ जेड, कैपिटल U इक्वल टू U माइनस भी एंड कैपिटल V इक्वल टू U प्लस भी। क्लियर है, बोलो। अब सोचो दिमाग लगा के, बहुत सिंपल सा फंडा है यहाँ पे। अब हमारा इस फॉर्म में आ गया एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई भी, मतलब कैपिटल भी क्या है u प्लस भी। तो अगर इसको ध्यान में मतलब ध्यान में रखो अगर, तो इसको ध्यान में रख कर आप बताओगे कि बताओ क्या दिया है आपको, आपको दिया है कैपिटल भी। भाई कैपिटल भी किसके बराबर, u प्लस भी, और u प्लस भी तो दिया है, तो आप क्या मानोगे कि हमको क्या दिया है, कैपिटल भी दिया है। और जब कैपिटल भी दिया तो कैपिटल u निकाल लो, क्या निकाल लो, कैपिटल U निकाल लो। और जब कैपिटल U भी निकल जाएगा तो फिर इसी से आके हम स्मॉल u स्मॉल v भी निकाल लेंगे और इसी में रख के हम अपना स्मॉल एफ जेड भी निकाल लेंगे। तो देखिए अब क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। अब 10, अब समझ लीजिए आपको ये दिया है, कैपिटल भी दिया है। अब क्वेश्चन अपना यहाँ से स्टार्ट कीजिए। कैपिटल भी दिया है 2 साइन 2x e टू दी पावर 2i प्लस e टू दी पावर माइनस 2i और माइनस 2 cos 2x। अब भी दिया है तो u निकालने आता कि नहीं आपको,
मिलनेस थॉम्सन से भी निकाल लेते हैं, है ना, और डेरिवेटिव वाले नियम से, एग्जैक्ट वाले से भी निकाल सकते हैं, है ना, एफ डैश करके भी निकाल सकते हैं। लेकिन जब क्वेश्चन बहुत क्रिटिकल देना, थोड़ा सा उसको जैसे यहाँ पे दिया है जिस तरह का एक्सपांसन, ऐसे बड़े बड़े फॉर्म में अगर देता है तो मिलनेस थॉम्सन ही आसान पड़ता है, क्योंकि रख देंगे जीरो रख देंगे तो बहुत कुछ चीज़ें आसानी से छोटे फॉर्म में चली आती हैं। बात समझ आई? अभी मान लीजिए इसको मैं एग्जैक्ट में सॉल्व करना चाहूँ तो टफ हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। तो मिलनेस थॉम्सन आप लगा के यहाँ सॉल्व करेंगे। अच्छा, अब मिलनेस थॉम्सन ये क्या होता है, मैंने बताया था कि अगर भी गिवन हो, तो पहले आप डेभा भी अपान डेभा एक्स, कुछ भी अगर यू हो चाहे भी गिवन हो, पहले एक काम आपका यही करते हैं, अगर यू गिवन है या भी गिवन है, दोनों को विथ रिस्पेक्ट टू एक्स या विथ रिस्पेक्ट दोनों, मतलब विथ रिस्पेक्ट टू एक्स भी और विथ रिस्पेक्ट टू वाई भी हम पार्शियली डिफरेंशिएट कर लेंगे। अब अगर भी गिवन है तो डेभा भी अपान डेभा एक्स, डेभा भी अपान डेभा वाई निकाल लेंगे, और फिर निकालेंगे साई 1 जेड कामा 0 और साई 2 जेड कामा 0। याद है साई 1 जेड कामा 0 क्या होता है, जो भी का वाई के रेस्पेक्ट में होता है, साई में चेंज होता है, फाई वाला जो होता है वो सही होता है, फाई 1 वाला डेभा यू अपान डेभा एक्स में रखने में मिलता है, फाई 2 डेभा यू अपान डेभा वाई में लिखने में मिलता है। लेकिन अगर साई 1 की बात आती है तो साई 1 डेभा भी अपान डेभा वाई और साई 2 जो मिलता है डेभा भी अपान डेभा एक्स, तो को लिखवाया भी था। तो अब हम निकालेंगे डेभा भी अपान डेभा एक्स पहले और डेभा भी अपान डेभा वाई। अब इसको विथ रेस्पेक्ट टू एक्स और विथ रेस्पेक्ट टू वाई डिफ्रेंशिएट करना इतना आसान भी नहीं दिख रहा है। इसको थोड़ा सा हम और सिंपल कर सकते हैं, मालूम कैसे, इस 2 को अगर मैं नीचे ला दूं, 2 को कहाँ ला दूं, नीचे, तो इससे भी डिवाइड कर जाएगा, इसको भी डिवाइड कर जाएगा, तो जाएगा साइन 2x e टू दी पावर 2i प्लस e टू दी पावर माइनस 2i अपान 2 माइनस का काश 2x, बोलो हो जाएगा। और ये भी इक्वल टू कितने लोगों को पता है, ये क्या है, कॉस हाइपरबोलिक 2i, क्योंकि कॉस हाइपरबोलिक x का फार्मूला होता है e टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर माइनस x बाई 2। क्लियर? तो यहाँ पे क्या है, x के स्थान पर 2i है, तो यह है कॉस हाइपरबोलिक 2i और आगे है माइनस का कॉस 2x। अब ये इस फॉर्म में आ गया। अब चलिए इसको डिफरेंशिएट करें पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू x एंड विथ रिस्पेक्ट टू y। नाउ डेभा भी अपान डेभा x, अब देखो x के रेस्पेक्ट में करना है, ठीक है ना, तो x ऊपर भी है, न्यूमरेटर में भी है और डिनोमिनेटर में भी है, तो फार्मूला कौन सा रहेगा, न्यूमरेटर अपान डिनोमिनेटर वाला फार्मूला लगा दीजिए। तो डिनोमिनेटर मतलब हर क्या है, कॉस हाइपरबोलिक 2i माइनस का काश 2x इंटू, है ना, इंटू, ठीक है, न्यूमरेटर अंश का अवकलन क्या हो जाएगा बताओ, 2 काश 2x, एकदम घोड़ाने की जरूरत नहीं है, माइनस, फिर आप इसको लिखेंगे साइन 2x को, अंश को लिखेंगे, न्यूमरेटर को लिखेंगे और फिर डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, है ना। तो देखो अब ये क्या है, y है ना, तो y है विद रिस्पेक्ट टू x, पार्शियली कर रहे हैं, साफ हो गया, इसका कहानी खत्म। यहाँ आ जाओ, काश 2x का माइनस तो प्लस हो जाएगा, बताओ क्या जाएगा, 2, मतलब मैं लिख दूं माइनस का 2 साइन स्क्वायर 2x, क्या दिक्कत, सही ना, अपान, क्लियर है सबको, अपान कॉस हाइपरबोलिक 2i माइनस का काश होल स्क्वायर, यह हो गया डेभा भी अपान डेभा x। क्लियर है? अब निकालेंगे डेभा भी अपान डेभा y, कैपिटल भी, ठीक है ना, डेभा भी अपान डेभा y केवल कहाँ है, नीचे। अब इसको कैसे करेंगे, अब देखो y नीचे है तो ये ऊपर वाला कांस्टेंट मानेंगे, है ना, तो इसको 1 अपान x की तरह करेंगे, इस पूरे को x मान के 1 अपान x का माइनस 1 अपान एक्स स्क्वायर, मालूम क्या लिखेंगे इसको, देखो साइन 2x तो लिखबे करेंगे और माइनस 1 अपान x, इस पूरे को x मानेंगे, तो कॉस हाइपरबोलिक 2i माइनस का काश 2x का होल स्क्वायर, और फिर इसका करेंगे, फिर ऐसा करेंगे तो विथ रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं, ये तो साफ हो गया, और काश हाइपरबोलिक 2i का 2 तो रहेगा आगे, और साइन हाइपरबोलिक, आपको मैं बता दूं कि जो है हाइपरबोलिक में कोई प्लस माइनस लफड़ा नहीं होता। जैसे सर्कुलर फंक्शन में अभी आपने किया काश 2x का किया तो आपको मिला माइनस का साइन 2 साइन 2x, ऐसा मिला। लेकिन यहाँ पे हाइपरबोलिक अगर रहता है तो काश हाइपरबोलिक 2i साइन हाइपरबोलिक 2i, साइन हाइपरबोलिक 2i 2 काश हाइपरबोलिक 2i, कोई प्लस माइनस का लफड़ा लेके नहीं चलना होता है, ठीक है ना। अब यह हो गया, निकल गया। अब क्या निकालेंगे, साई 1 और साई 2 भी गिवन है ना, तो निकालेंगे साई 1
जेड कामा जीरो, ये कैसे निकलता है, डेभा भी अपान डेभा वाई में, मैं लिख भी देता हूँ अभी कुछ समय तक, यहाँ पे x के स्थान पे जेड, y के स्थान पे जीरो। अब देखो क्या मिलेगा, जैसे ही रखेंगे y के स्थान पे जीरो तो साइन जीरो हो जाएगा, और साइन जीरो देखो साइन हाइपरबोलिक जीरो चाहे साइन जीरो मतलब एक ही समझिएगा आप, तो ये पूरा रिजल्ट मिल जाएगा। देखो आसान हो गया। अब इसको एग्जैक्ट में लेके जाते ना तो बहुत टफ हो जाता, बट इससे आसान आपको मिल जाएगा। मिलनेस थॉम्सन मेथड, जब भी आपको ऐसा कोई मतलब कि इस फॉर्म का कोई दिखाई दे क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी फॉर्म का, तो वहाँ पे मिलनेस थॉम्सन ही आपका सबसे सटीक होता है। और ऐसे क्वेश्चन एकदम स्पेशल क्वेश्चन के रूप में आपके सामने आएंगे, मतलब उसमें नाटक नहीं होगा कि नहीं भी निकालो यू भी निकालो, ऐसा कुछ नहीं है ना, वो सीधे एफजेड ही पूछेगा। स्पेशल क्वेश्चन है जो डायरेक्टली आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, कुछ भी चेंज नहीं करने वाला। अच्छा ये हो गया। अब साई टू बेटा, साई टू जेड कामा जीरो, ये कैसे निकलता है, डेभा भी अपान डेभा एक्स। देखिए बार बार याद रखिएगा, साई वन साई टू में, साई वन में वाई, साई टू में एक्स, और फाई वन में एक्स और फाई टू में वाई, वो सही चलता है, ये उल्टा हो जाता है बस, है ना। एक्स इक्वल टू जेड, वाई इक्वल टू जीरो। अब बताओ कितना आएगा, जब रखेंगे बेटा एक्स इक्वल टू जेड, वाई इक्वल टू जीरो, कितना मिलने वाला है, तो एक्स इक्वल टू जेड रख दीजिए, वाई इक्वल टू जीरो, तो यहाँ रख दो जीरो, का जीरो का वन, का जीरो का वन, माइनस, है ना, एक्स के स्थान में जेड, कास टू जेड, क्लियर है। फिर यहाँ आ जाओ, टू रहेगा, है ना, फिर जेड रखे हैं, कास टू जेड, क्लियर है ना। और ये देखो माइनस का साइन, नीचे लिख देता हूँ, तो नीचे लिख देता हूँ, यहाँ देखो, यहाँ आ जाओ, फिर से देखो यहाँ पे, यहाँ हो जाएगा वन, बस आराम से रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ रखिए जेड, काश टू जेड, टू एक्स के स्थान पे जेड, काश टू जेड, क्लियर है ना। फिर यहाँ जाइए, माइनस का टू साइन स्क्वायर टू जेड अपान, यहाँ रखेंगे y के स्थान पे जीरो, तो काश जीरो वन, माइनस काश टू जेड स्क्वायर, क्लियर है। इस ब्रैकेट को ओपन कर दो, ओपन कर दो, तो मिल जाएगा टू कॉस टू जेड, बोलो बेटा, और फिर इसको यहाँ मल्टीप्लाई करो, माइनस का टू कॉस स्क्वायर टू जेड, माइनस का टू साइन स्क्वायर टू जेड, प्लस साइन स्क्वायर टू जेड, कितना हो गया, हटा दें, देखिए अब 60 हो रहा है, समझते रहिएगा, हटा दें, फिर यह हो गया, देखिए आगे नहीं था ना। अब यहाँ हो गया कितना, वन माइनस कॉस टू जेड का होल स्क्वायर। अब देखो माइनस अगर कॉमन कर लो यहाँ अंदर से, तो बाहर निकाल को प्लस हो जाएगा, और अंदर यहाँ हो जाएगा वन माइनस काश टू जेड का होल स्क्वायर, और एक को कट जाएगा, तो मिल जाएगा टू अपान वन माइनस काश टू जेड, मिल जाएगा, बोलो भाई, क्लियर ना। अब आगे देखो, यह टू और वन माइनस टू साइन स्क्वायर जेड, बोलो काश टू जेड भैया, है ना, वन से वन कैंसिल, टू से टू कैंसिल, क्या मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, हैं, वन अपान साइन स्क्वायर जेड मीन्स कोसेक स्क्वायर जेड, आ गया, साइन टू जेड का वहाँ जीरो आ गया, ठीक है ना भैया, ये तो प्लस हो जाएगा। तो ये हमको मिल गया, क्या मिल गया, मिल गया हम लोगों को कोसेक स्क्वायर जेड, इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, काम हो गया, देखिए कितना आसानी से। ठीक है ना, आसान है ना, एकदम एकदम फिट है, बस आपको सिस्टमेटिकली बस रखते जाओ, करते जाओ, घबराने की जरूरत एकदम नहीं है। अभी जहाँ एक दो चैप्टर खत्म होगा ना, फिर सट से खत्म होगा पूरा कॉम्प्लेक्स, कुछ है ही नहीं, फिर उसके बाद पूरा मजाक है। जो भी कैलकुलेशन मिलेगा पहले चैप्टर में, यही कैलकुलेशन है, सबसे बड़ा कैलकुलेशन यही मिलेगा आपको। तो जब भी u प्लस भी दे चाहे u माइनस भी दे, है ना, आप पहला स्टेप यही लेंगे, पहले आप कैपिटल U कैपिटल भी निकालेंगे। है ना, देखिए फार्मूला आपका क्या है, एफ जेड बराबर इंटीग्रेशन, ठीक है, साई वन जेड कामा जीरो डी जेड प्लस का आई था ना, इंटीग्रेशन साई टू जेड कामा जीरो डी जेड प्लस का सी, क्लियर। तो साई वन तो है ही नहीं है कुछ, जीरो है,
ये तो साफ हो गया। आई यहाँ से स्टार्ट करते हैं ना, आई, और ये आपका है कोसेक स्क्वायर जेड डी जेड प्लस का सी। बताओ कोसेक स्क्वायर जेड का भाई, अरे क्या होता है इंटीग्रेशन है? कोसेक स्क्वायर जेड का क्या होता है? माइनस का कॉट, माइनस का कॉट। कहाँ हैं आप लोग? क्या कंफ्यूज हो रहे हैं आप लोग? इंटीग्रेशन उल्टा, ठीक है ना? ऐसे आप लोग पढ़े होंगे, जैसे tan x का सेक स्क्वायर एक्स, कॉट x का माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स, ये होता है, ठीक है? अब उल्टा कर दीजिए उसी का, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x और कोसेक स्क्वायर एक्स का माइनस का कॉट x, ठीक है ना? तो जाएगा कितना? माइनस का आई कॉट जेड और प्लस का सी। एफ जेड मिल गया आपको, एफ जेड आपको मिल गया, क्लियर है? एफ जेड मिल गया। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, लेकिन ए जो मिला है यह स्मॉल एफ जेड नहीं है, एक कैपिटल एफ जेड है, एक कैपिटल एफ जेड है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, जब ये कैपिटल एफ जेड है तो सिंस कैपिटल एफ जेड को मैंने क्या लिखा है? 1 प्लस आई स्मॉल एफ जेड, क्लियर है? 1 प्लस आई स्मॉल एफ जेड, बताओ कितना हो जाएगा यहाँ पे? तो वैसे में आपका यह हो जाएगा जो है 1 प्लस आई स्मॉल एफ जेड बराबर माइनस का आई जेड प्लस का सी। तो स्मॉल एफ जेड बराबर माइनस का आई अपान 1 प्लस आई कॉट जेड प्लस का सी अपान 1 प्लस आई। तो एफ जेड बराबर माइनस का आई अपान 1 प्लस आई और कॉट जेड और प्लस का नया कांस्टेंट सी डैश। ये आपका आंसर। अच्छा भी यही काम करना होता है जब u माइनस भी या u प्लस भी गिवन होता है तो, ठीक है भैया? अच्छा देखिए यहाँ पे आंसर प्लस में आया हुआ है, कहाँ हो सकता है गड़बड़ी बताओ? इसमें प्लस में आया हुआ है, आंसर दिया है आई अपान 1 प्लस आई, प्लस में मालूम कहाँ पे? यहाँ पे। एक्चुअली ऐसे माइनस कॉमन नहीं करते हैं, ठीक है ना? हाँ ये ऐसे समझ लो इसको, 1 माइनस काश 2z 1 माइनस काश, इसको ही माइनस कॉमन कर लो ना, इसको माइनस कॉमन कर लो, क्योंकि देखो मैं यहाँ यही लिखा हूँ ना। समस्या क्या है? देखो अगर मैं माइनस यहाँ से कॉमन करता तो मुझे क्या लिखना चाहिए था? काश 2z माइनस 1 लिखना चाहिए था। बात समझ में आ रही ना? तो या तो यहाँ से माइनस कॉमन कीजिए तब ऐसा आएगा, तो जब यहाँ से तो ये माइनस लगा रहेगा, ठीक है? घड़ाने की जरूरत नहीं है, हो गया। हम ही कहें कहाँ है माइनस आ रहा है आंसर, ये माइनस ये तो फार्मूला है माइनस प्लस, बस हो गया, छाप लीजिए, है ना? मैंने यहाँ से माइनस कॉमन किया लेकिन उसको पलटा ही नहीं, यही समस्या हो गई। एक क्वेश्चन मैं ऐसे दे देता हूँ ना, आपके पास बुक होगा भी नहीं होगा तो एक दे दूँगा, आप ऐसे घर पे कीजिएगा, फिर मैं अगला टॉपिक बताता हूँ आपको। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आएंगे u प्लस भी या u माइनस भी दिया हो, आप ऐसे ही एकदम सेम फंडा अपनाएंगे, एकदम घबराने की जरूरत नहीं है। सब कैपिटल में कन्वर्ट करके कैपिटल में ला दीजिएगा और फिर रिलेशन वहाँ पता ही रहेगा आपको। ठीक है भैया? ठीक। अब चलिए क्वेश्चन एक लिखिए, ये आप लोगों के लिए रहेगा। क्या फर्स्ट ईयर है ना? हाँ सेकेंड ईयर वाले जाएँ, ठीक है? देखिए क्वेश्चन, देखिए कि एफ जेड इक्वल टू, ये आपके लिए घर पर इससे करके आएंगे आप, एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई भी इज एन
एनालिटिक फंक्शन ऑफ z एंड u माइनस v इक्वल टू cos x प्लस का sin x माइनस टू द पावर माइनस वाई अपॉन 2 cos x माइनस टू द पावर वाई माइनस टू द पावर माइनस वाई। फाइंड f z subject to the condition f पाई बाई 2 इक्वल टू 0। अब हिम्मत बढ़ेगा कि सर आप हमारे में बढ़ा दिए थोड़ा सा और जो हमको दिए, ये कुछ नहीं है, आप लोग बहुत तेज हैं, तुरंत कर लेंगे इसको। ये बता रहे हैं करना क्या है इसमें, एक्चुअल में क्या करना है। देखो पहले तो आप कुछ मत कीजिएगा, जैसे ही ऑब्जेक्ट मैंने बताया वो निकालने के लिए वैसे ही निकाल लीजिएगा। अच्छा यहाँ देखो वही कॉन्सेप्ट यहाँ भी यूज करिए, 2 से डिवाइड करके जैसे बना लीजिए। अगर डायरेक्ट करना डायरेक्ट भी कर सकते हैं आप, अगर आप जो है उसको हाइपरबोलिक में कन्वर्ट करना चाहें तो कन्वर्ट कर भी सकते हैं, ठीक है ना। एक बात, दूसरी बात ये समझ लीजिए आप कि ये क्या है। तो आपका जो ऑब्जेक्ट आया है, अभी आप जो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उसमें सी आया है। क्या आया है? सी। उसी सी को निकालने के लिए कंडीशन दिया हुआ है। तो बस जैसे जो है मान लीजिए ये आ गया, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपका ये आ गया एफ जेड इक्वल टू मान लीजिए आ गया साइन जेड और प्लस का सी, मान लीजिए ये आ गया है ना। तो आप क्या करेंगे, क्वेश्चन फर्स्ट करेंगे इसको और फिर एफ पाई बाई 2 कर देंगे। तो साइन पाई बाई 2 और प्लस का सी, तो ये 0 दिया है, ये तो 0 दिया है और ये होता है 1, तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी -1। ये उठा के यहाँ रख देंगे, अब जाके आपका ये नया आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई ना। जब भी कोई कंडीशन देता है, आप तो कैलकुलस में भी पढ़े हैं, कैलकुलस में भी जब डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करते थे हम लोग, तो वहाँ पे कांस्टेंट के टर्म आते थे और जो कांस्टेंट टर्म आते थे वहाँ पे कंडीशन देता था तो हम लोग उस कंडीशन के हेल्प से उस कांस्टेंट की वैल्यू निकालते थे, फिर उसी में क्या करते थे, रख देते थे। बात समझ में आ रही है ना। तो यही सिस्टम होता है आपका। अब देखिए, अब हेडिंग कीजिए अगला। हाँ ठीक है। अब हम लोग देखिए क्या करेंगे, अब हम लोग फंक्शन को चेक करेंगे वो एनालिटिक है कि नहीं है, वो भी कहाँ पर, एट द ओरिजिन। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अब क्या टॉपिक हमारा रहेगा, देखिए एनालिटिक फंक्शन एट द ओरिजिन, हेडिंग कर लीजिएगा, एनालिटिक फंक्शन एट द ओरिजिन। ये नोट कर लिए नहीं इसको, एनालिटिक फंक्शन एट द ओरिजिन। ठीक है, एनालिटिक फंक्शन एट द ओरिजिन। अब थोड़ा ध्यान समझिएगा, मैंने आपको एक बात बताया था शुरुआत में कि अगर कोई फंक्शन एनालिटिक है तो नेसेसरी कंडीशन यह है कि वो CR इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा, लेकिन CR इक्वेशन जो है वो सफिशिएंट कंडीशन नहीं होता। मतलब अगर कोई फंक्शन CR इक्वेशन सेटिस्फाई कर गया तो आप ये नहीं कह सकते गारंटी के साथ कि वो फंक्शन एनालिटिक होगा, है ना। CR इक्वेशन का बस इतना ही यूज है कि अगर कोई फंक्शन CR इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं किया तब आप गारंटी से कह सकते हैं कि वो फंक्शन एनालिटिक नहीं होगा। बात समझ में आई ना। ये नेसेसरी कंडीशन है, मतलब अगर फंक्शन एनालिटिक है तो CR इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा, लेकिन ये सफिशिएंट कंडीशन नहीं है। मतलब अगर कोई फंक्शन CR इक्वेशन सेटिस्फाई करता है तो ये सफिशिएंट नहीं है या कहने के लिए कि फंक्शन क्या है, एनालिटिक है। तो अब क्या करेंगे, तो जब भी कोई फंक्शन अगर मान लीजिए हमको एनालिटिक चेक करना है, हमने CR इक्वेशन निकाला, सेटिस्फाई कर गया, तब हम उसको एनालिटिक नहीं कह पाएंगे। हम उसे एनालिटिक कहने के लिए, कंफर्म रूप से कहने के लिए हम उसकी डिफरेंशियबिलिटी चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे, डिफरेंशियबिलिटी चेक करेंगे। बात समझ में आई। ठीक है, तो आइए हम उसी चीज़ को देखते हैं यहाँ पे। लेकिन अब वो कॉन्सेप्ट मैं लगाऊंगा, लेकिन यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट और भी है कि फंक्शन के एनालिटिक की, मुझे मतलब जो एनालिटिक फंक्शन है, फंक्शन एनालिटिक है ओरिजिन पर है कि नहीं है, वो कैसे चेक करेंगे। तो उसको चेक करने के लिए हम लोग जो लिमिट और डिफरेंशियबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट है हम उसको यूज करेंगे। देखिए कैसे करते हैं, बहुत सिंपल सा तरीका है, हराने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। देखिए आपको निकालना रहेगा यहाँ पे भी डेभा u अपान डेभा x, डेभा u अपान डेभा y, डेभा v अपान डेभा x और डेभा v अपान डेभा y। आपको यही निकालना रहेगा। बट एट द ओरिजिन निकालने के लिए लिमिट x टेंस टू 0 u(x) 0 माइनस का u(0) 0 अपान x, इस कॉन्सेप्ट पे चलेंगे हम लोग। ठीक है, मतलब ये जो डेभा u अपान डेभा x है ना, ये तो जनरली ऐसे निकालते हैं, लेकिन जब बोलेगा एट दी ओरिजिन, जिस क्वेश्चन में बोलेगा एट दी ओरिजिन,
तब डेभा यू अपन डेभा एक्स, डेभा यू अपन डेभा वाई, डेभा भी अपन डेभा एक्स, डेभा भी अपन डेभा वाई, ऐसे निकालेंगे, ये तरीका होगा, है ना। फिर डेभा यू अपन डेभा वाई कैसे, तो इसको लिखेंगे लिमिट y टेंस टू 0, ठीक है, u 0 y माइनस का u 0 0 अपान वाई, ठीक है। इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आसानी से कर लेंगे आप। फिर वही सेम यहाँ पे लिमिट x टेंस टू 0, तो u x 0 भी x 0 माइनस का v 0 0 अपान x रहेगा, और लिमिट y टेंस टू 0 भी 0 y माइनस का v 0 0 और अपान। अच्छा एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं ना, जब इनका यूज करते हैं, आपको ये लग रहा होगा कि ऐसा है, कुछ नहीं है ना। बहुत ही स्पेशल क्वेश्चन 3-4 करवाएंगे, वही आते ही है और वही आएंगे भी, ठीक है। कुछ है नहीं, आसानी से फंक्शन जो दिया जाएगा, जो इस पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं ना, उसमें आप देखेंगे साफ साफ u प्लस आई भी आपको दिखाई देगा एकदम। उसमें आपके लेवल पे आपको फंसाने की एकदम कोशिश नहीं करता, वो साफ साफ u प्लस आई भी के रूप में दिया रहेगा। बस जैसे अगर मान लीजिए u पता रहे v पता रहे, तो u x 0 नहीं निकाल लेंगे, x के स्थान पे x रहने देंगे, और जहाँ जहाँ y वहाँ 0 पुट कर देंगे, ऑटोमेटिकली बहुत सिंपल छोटा सा हो जाएगा। और u 0 0 नहीं निकाल लेंगे, x भी 0 y भी 0, और अक्सर देखेंगे u 0 0 v 0 0 सब 0 आता है। ऐसे आपका फॉर्मेट है आपके लेवल पे जो क्वेश्चन है, तो यही चीज़ हमें करनी है। अच्छा, तो हम ऐसे ओरिजिन पे चेक करेंगे, और फिर हम जो है यहाँ पे डिफरेंशियबिलिटी भी चेक करेंगे। और डिफरेंशियबिलिटी एट द ओरिजिन कैसे चेक करेंगे मालूम है, एफ डैश जेड इक्वल टू लिमिट जेड टेंस टू 0 एफ जेड माइनस का एफ 0 अपान जेड। ये तो पढ़े हैं ना डिफरेंशियबिलिटी वाला, ठीक है ना। तो इस फार्मूले से हम डिफरेंशियबिलिटी चेक करेंगे एट दी ओरिजिन, और इसी के हेल्प से। अच्छा, मैंने डिफरेंशियबिलिटी में कॉन्सेप्ट बताया था कि अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है तो अलग अलग पाथ के एलॉन्ग उसकी वैल्यू सेम आनी चाहिए। ये नहीं कि पाथ चेंज करें तो हमारी जो डिफरेंशियबिलिटी का जो रिजल्ट है, जो डेरिवेटिव है, वो चेंज कर जाए, नहीं। अलग अलग पाथ में लूँ, मतलब मैं y इक्वल टू एक्स ले लूँ, मैं अलॉन्ग द एक्स एक्सिस ले लूँ, मतलब y इक्वल टू 0, मैं अलॉन्ग द वाई एक्सिस ले लूँ, मतलब x इक्वल टू 0, है ना। तो मैं अलग अलग पाथ लूँ तो रिजल्ट ऐसा नहीं कि चेंज कर जाए, ये अब डैश जेड की वैल्यू क्या आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए। अगर सेम आएगी तो हम क्या बोलेंगे, फंक्शन डिफरेंशिएबल है। इसी का कॉन्सेप्ट यूज करके हम लोग क्या कर लेते हैं, हम लोग आसानी से चेक कर लेते हैं कि हमारा फंक्शन एनालिटिक है कि नहीं है, कहाँ पर, एट दी ओरिजिन। तो आपने हेडिंग किया है ना, देखिए इसमें फॉर फंक्शन टू बी एनालिटिक एट द ओरिजिन, फॉर फंक्शन टू बी एनालिटिक एट द ओरिजिन, to be analytic at the origin, the function must satisfy the following condition. The function must satisfy the following condition. The following condition ठीक है बेटा, the following condition। नंबर फर्स्ट लिखिएगा, ठीक है। फंक्शन शुड सेटिस्फाई CR इक्वेशन एट दी ओरिजिन, या मस्ट लिख दीजिए, फंक्शन मस्ट सेटिस्फाई CR इक्वेशन एट दी ओरिजिन। एनालिटिक होने के लिए फंक्शन को क्या होना चाहिए, उसको CR इक्वेशन सेटिस्फाई करना चाहिए, कहाँ पर, एट दी ओरिजिन। मस्ट सेटिस्फाई CR इक्वेशन एट दी ओरिजिन, CR इक्वेशन एट दी ओरिजिन। सेकेंड नंबर, ठीक है, द फंक्शन मस्ट बी डिफरेंशिएबल, द फंक्शन मस्ट बी डिफरेंशिएबल एट ऑल पॉइंट्स ऑफ इट्स डोमेन। द फंक्शन मस्ट बी डिफरेंशिएबल एट ऑल पॉइंट्स ऑफ इट्स डोमेन, ठीक है, एट ऑल पॉइंट्स ऑफ इट्स, द फंक्शन मस्ट बी डिफरेंशिएबल एट ऑल पॉइंट्स ऑफ इट्स डोमेन। अब देखो यहाँ पे, अब इसको आप नोट कर लीजिए, क्योंकि जो हम CR इक्वेशन सेटिस्फाई कराएंगे या चेक करेंगे वो भी ओरिजिन पर, वो भी किस फार्मूले से, इन फार्मूले से। और जो डिफरेंशियबिलिटी चेक करेंगे किस फार्मूले से, इस फार्मूले से। इसको नोट कर लीजिए, तुरंत नीचे नोट कर लीजिए आप, बहुत आसानी से क्वेश्चन होंगे। और फिक्स क्वेश्चन का मैं जो कराऊंगा ना, देखेंगे आंसर में वही पूछा भी रहेगा, वही आता भी है। 3-4 क्वेश्चन है वही घूम फिर के आते हैं हमेशा, ये सब स्पेशल क्वेश्चन होते हैं।
जितना लिखाऊँ पढ़ाऊँ कॉम्प्लेक्स में घोट जाइए पूरा एकदम, बहुत लिखाऊँगा नहीं, 30-40 पेज बस भर जाएगा, बस कहानी ख़त्म हो जाएगी। और एकदम अच्छे से उसको घोट जाइए, कुछ भी बाहर से नहीं जाने वाला। अब 75 का 75 करके आएंगे एग्ज़ाम में। उतना अगर आप तैयार कर लेते हैं तो कुछ भी एक्स्ट्रा मत तैयार कीजिए, उतना आप तैयार कर लीजिए कम से कम में। का विनीत कुमार ठीक है ना? ये फॉर्मूला बहुत टफ नहीं है, आसान है एकदम। ux0 माइनस u00 अपॉन x करके है, एकदम पैटर्न पे है। ठीक है, बराबर। चलो अब क्वेश्चन मैं इस पर कराता हूँ और देखिए कैसे लगाते हैं क्वेश्चन को, बहुत इजीली लगा देंगे आप। क्वेश्चन लिखिए, ये सब क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट हैं, नोट्स में जो लिखाऊंगा सब इंपॉर्टेंट। सो डैट देखिएगा आंसर में 3-4 बार कम से कम आया रहेगा सब क्वेश्चन। सो डैट द फंक्शन एफ जेड इक्वल टू u प्लस आई भी, where fz इक्वल टू एक्स क्यूब 1 प्लस आई माइनस का वाई क्यूब 1 माइनस आई अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, कामा z इज नॉट इक्वल टू 0 एंड f0 इक्वल टू 0 इज कंटिन्यूअस एंड satisfy CR equation at the origin 8, फिर भी 8 f'0 डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब इसका डेरिवेटिव ओरिजिन पे एग्जिस्ट नहीं करता। ये भी शो करके दिखाइए आप। हिमांशु सिंह तो क्या हुआ? बोल रहा है कि चालू किया गया क्लास। बोले बहुत तेज़ी से चल रहा है क्लास। आएगा सर, एक चल क्लियर है? अभी देखो ये क्वेश्चन दिया है। अच्छा, ये जो क्वेश्चन दिया है इसका जो शो करना है, जो कंडीशन जो शो करना है, उस पूरे कंडीशन को ध्यान में रखते हुए अगर कोई आपसे पूछे कि क्या यह गिवन फंक्शन एनालिटिक है एट द ओरिजिन, तो क्या बताएंगे? बोलिए। जो भी शो करने के लिए दिया है मतलब वो है वास्तव में, तभी तो शो करेंगे, है ना। अब उन सब चीज़ों को मान के कि भाई हाँ ये चीज़ें हैं, बताइए फंक्शन एनालिटिक है कि नहीं है ओरिजिन पर? नहीं है। क्यों सर? इसलिए क्योंकि CR इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है जरूर, बट उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। लिखा तो है ना, लिखा है 8 फिर भी f'0 डज नॉट एग्जिस्ट। कभी कभी एग्जाम में आपसे ये भी क्वेश्चन पूछता है कि गिवन एग्जाम्पल ऑफ अ फंक्शन विच सेटिस्फाई CR इक्वेशन बट नॉट एनालिटिक। वो CR इक्वेशन सेटिस्फाई तो करेगा बट एनालिटिक नहीं होगा, क्योंकि मैंने पहले बोल दिया था CR इक्वेशन जो है सफिशिएंट कंडीशन नहीं है। CR इक्वेशन जो है इस चीज़ का प्रूफ नहीं है कि नहीं CR इक्वेशन सेटिस्फाई कर गया तो एनालिटिक होगा, नहीं, है ना। ये बस है कि अगर एनालिटिक है तब CR इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा, लेकिन ये नहीं है क्योंकि फंक्शन CR इक्वेशन सेटिस्फाई कर गया और एनालिटिक हो जाए, ये चीज़ें नहीं है। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। होगा कब? जब उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा। बात समझ में आई? तो ये क्वेश्चन देखिए कि एग्जाम्पल भी एक तरह से हो गया आपका, ओरिजिन पे एग्जाम्पल भी हो गया, है ना। यह एक ऐसा एग्जाम्पल है जो फंक्शन कंटिन्यूअस भी है, ठीक है, साथ ही साथ ओरिजिन पर CR इक्वेशन सेटिस्फाई भी कर रहा है, बट डेरिवेटिव एग्जिस्ट ना होने की वजह से यह एनालिटिक नहीं है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो ऐसे भी क्वेश्चन घुमा फिरा के आपसे पूछ लेता है। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन साफ साफ दिख रहा है, u और v तुरंत आपको मिल जाएगा। हल्का सा एडजस्ट करेंगे, u भी मिल जाएगा और v भी मिल जाएगा। देखिए ध्यान से, कुछ नहीं, बहुत आसान सॉल्यूशन। देखिए तो यहाँ पे fz, देखो क्या होगा, मैं यहीं डायरेक्टली कर लेता हूँ, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब एक साथ ले लूँ, ठीक है, अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा।
और फिर देखो आई वाला प्लस का आई एक्स क्यूब प्लस का वाई क्यूब, बोलो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, हो गया ना, एडजस्ट कर लिया u और v, है ना। बस u इक्वल टू मिल गया, बहुत आसान, u एक्स वाई मतलब u एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना। एंड v एक्स वाई मिल गया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपान एक्स स्क्वायर प्लस, क्लियर है। अब मेरी बात ध्यान समझिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है कि इसको आपको बताना है कि कंटिन्यूअस भी है। एक एक्स्ट्रा चीज़ इसमें और दिखाना है कि कंटिन्यूअस है। देखो कंटिन्यूअस क्या सीधा सा कॉन्सेप्ट होता है, अगर कोई पॉलिनोमियल दिया है, क्या दिया है, पॉलिनोमियल, तो कंटिन्यूअस होगा। एक चीज़ याद रखिएगा, अगर कोई पॉलिनोमियल में दिया है तो कंटिन्यूअस होगा। कोई रेशनल फंक्शन है, इरेशनल है, अंश बटा हर, न्यूमरेटर पर डिनोमिनेटर, है ना, कोई रेशनल के रूप में दिया है तो वो भी कंटिन्यूअस होता है। बात समझ में आ रही है। अगर मान लीजिए एग्जाम में समय आपके पास कम है या आप कहीं थोड़ा कंफ्यूज भी हैं और किसी क्वेश्चन में, हर क्वेश्चन में किसी किसी में कंटिन्यूअस पूछ देता है, कंटिन्यूअस पूछ देगा, निश्चिंत होकर आप जो है लिख दीजिएगा। और जब भी कोई क्वेश्चन देगा तो वो इसी तरह से रेशनल में देगा तो पॉलिनोमियल में देगा, आप तुरंत लिख दीजिएगा कि जो है u एंड v बोथ आर द रेशनल फंक्शन या बोथ आर द पॉलिनोमियल, जो भी दिया रहेगा, है ना। हेंस u एंड v बोथ जो है आर द कंटिन्यूअस। और जब u v दोनों कंटिन्यूअस रहेंगे देन एफ जेड आल्सो कंटिन्यूअस। बात समझ में आई। अगर इस क्वेश्चन में और भी दिया है f0 इक्वल टू 0, यही तो होता है कंटिन्यूटी की नहीं है ना, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल टू जो है जो वैल्यू ऑफ द फंक्शन, ठीक है ना, ये चीज़ें होती हैं। तो आप ऐसे लिख के भी अपना काम निकालेंगे, कोई समस्या नहीं। मेन आपको फोकस करना होता है CR इक्वेशन पर और उसके डेरिवेटिव पर। बात समझ में आ रही है। अच्छा, और एक तरीका और होता है, सब जान लीजिए आप, कि कैसे हम कम में अपना निकल जाएंगे और नंबर भी पूरा मिल जाएगा। और मान लीजिए आपको उसी में पूरा दिखाना है अपना नॉलेज, तो वो भी दिखा सकते हैं, है ना। इसको और चेक करने के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, इसको मैं कन्वर्ट करूँगा पोलर फॉर्म में। किस फॉर्म में कन्वर्ट कर देता हूँ, पोलर फॉर्म में। पोलर फॉर्म में क्या होता है मालूम है, एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा होता है और वाई इक्वल टू क्या होता है, आर साइन थीटा, वाई इक्वल टू आर साइन थीटा। रख दीजिए आप यहीं पे, तो क्या मिल जाएगा, u, छोड़ो मैं नहीं लिख रहा हूँ एक्स वाई, ठीक है ना। यहाँ देखो x इक्वल टू क्या लिख देता हूँ, आर कॉस थीटा, वाई इक्वल टू आर साइन थीटा। बोलिए हो जाएगा ना। तो रखेंगे क्या मिलेगा यहाँ पे, आर यहाँ भी, आर यहाँ, आर क्यूब कॉमन हो जाएगा, बोलो, और क्या हो जाएगा, कास क्यूब थीटा माइनस का साइन, क्लियर है सबको, अपान में आर स्क्वायर। क्योंकि भाई देखो आर स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर कॉमन, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा 1, है ना। और यही से थोड़ा मैं लिख ही देता हूँ, आर क्यूब और यहाँ पे कॉस क्यूब थीटा माइनस का साइन क्यूब थीटा अपान आर स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे ये कट जाएगा, जब यहाँ से मिल जाएगा आर, मिल जाएगा नहीं मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो अब ये यहाँ आर मिल गया, ठीक, आगे बढ़िए। अब भी को देख लीजिए, भी को देख लीजिए। अब भी आपको मैं डायरेक्टली लिख दूँ क्या, भी बस यहीं प्लस मिल जाएगा, तो आर और कॉस क्यूब थीटा प्लस का साइन क्यूब थीटा मिल जाएगा, है ना। व्हेन r टेंस टू 0 देन u टेंस टू 0 एंड v टेंस टू 0। बोलो, जब r 0 पे टेंड करा देंगे, r मतलब समझते हैं ना, r 0 पे टेंड करने मतलब ओरिजिन पे आ गए आप। अरे ये देख रहे हैं, कोई पॉइंट अगर लेते हैं यहाँ पे, अगर आप ले, ये ओरिजिन पॉइंट नहीं है। जिस पॉइंट पे आप कंटिन्यूटी चेक करें वो पॉइंट, यह पॉइंट ओरिजिन पे नहीं है, यह पॉइंट ओरिजिन पे नहीं है, ठीक है ना। जब ये पॉइंट ओरिजिन पे नहीं है तो इस डिस्टेंस को हम r बोलते हैं, इसी को r बोलते हैं। अब r टेंस टू 0, इसका मतलब पॉइंट कहाँ आ जाएगा, यहाँ, और ये पॉइंट यहाँ आ गया, इसका मतलब ओरिजिन पे आ गया आप। तो आपने ओरिजिन पे चेक कर लिया, और ओरिजिन पे ही देखो f0 का मान दिया हुआ है, ये ओरिजिन पे ही दिया हुआ है। f0 मतलब z0 और z बराबर 0 मतलब x बराबर 0, y बराबर 0। तो यह 0 0 पे कह रहा है। अभी आपको और बताते हैं, घबराइए मत। तो ये आप लिख देंगे यहाँ पे, व्हेन r टेंस टू 0, है ना, u टेंस टू 0, v टेंस टू 0, दोनों टेंड कर जाएंगे 0 पर, है ना। और ऐसे सिचुएशन में आपके जो f है, ठीक है ना, f0 इक्वल टू 0 मिल जाएगा, वही कंडीशन होल्ड कर जाएगा। और फंक्शन क्या बोल देंगे, तो हेंस एफ इज कंटिन्यूस, तो आप कंटिन्यूस बोल जाएंगे। अच्छा, मैं एक चीज़ बता दूँ आप लोगों को ना, बड़े अच्छे से जान लीजिए, बहुत अच्छे से जान लीजिए। आप लोगों के दिमाग में शायद नहीं आ रहा होगा, मैं ला देता हूँ, कि
आना चाहिए था मेरे हिसाब से कि जब कंटिन्यूटी चेक करते हैं तो हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, करते हैं ऐसा, और बराबर वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो आपको एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए कि क्या सर हम क्या इसको लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट से नहीं निकाल सकते? अगर निकाल सकते हैं तो कैसे निकाल पाएंगे? ये सब चीज़ें आपको पूछनी चाहिए। ठीक है, मैंने इसको लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट नहीं निकाला, मैंने तुरंत इसको कहाँ लेके चला गया, मैं इसको पोलर फॉर्म लेके चला गया और r टेंस टू 0 से ले आकर तब ओरिजिन लेके चला आया। लेकिन आपको पूछना चाहिए था, इसे आप लोग निकालते हैं बहुत बार, बहुत फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करते हैं 0 पर, चेक करते हैं ना 0 पर, तो इस तरीके से क्या सर हम इसका लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट नहीं निकाल पाएंगे? तो देखिए होता क्या है ना, देखो कंटिन्यूटी, रियल की कंटिन्यूटी क्या होती है और कॉम्प्लेक्स की कंटिन्यूटी क्या होती है, ये चीज़ पूरा ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। जब रियल पे कंटिन्यूटी की बात करते हैं तो वो बातें केवल रियल लाइन पे होती हैं। वो कहाँ होती है? केवल रियल लाइन पे। ध्यान समझिएगा मेरी बात। रियल पे कंटिन्यूटी की जब बात करेंगे या जब लिमिट की बात करते हैं तो जैसे पॉइंट बोलेंगे x टेंस टू 0 पे निकालेंगे ना, y टेंस टू 0 पे नहीं निकालेंगे। ध्यान से समझिए मेरी बात। आप किस पर निकालेंगे? x टेंस टू 0 पर या y टेंस टू 0 पर, ऐसे इसी पर निकालेंगे जिसमें फंक्शन दिया रहेगा। भाई रियल में ऐसे ही होता है ना, मतलब कि x बराबर 2 पे, x टेंस टू 2 पे ऐसे बोल देंगे, 2 पे निकालिए, तो वो जो 1 2 रहेगा सब कहाँ रहेगा? रियल लाइन पर रहेगा। अब रियल लाइन पर रहेगा, मान लीजिए 2 पे निकाल रहे, 2 पे निकाल रहे हो, तो इस 2 की तरफ या तो आप इधर से जाओगे या तो आप इधर से जाओगे। इसीलिए हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट में निकालते हैं और राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। लेकिन अब आप यहाँ पे आ जाओ, आप कॉम्प्लेक्स में आ जाओ। कॉम्प्लेक्स में हम z टेंस टू 2 बोलेंगे, z टेंस टू 0 बोलेंगे, x टेंस टू 0 नहीं। ये तो f 0 दिया इसको समझते हैं, z का वैल्यू 0, z 0 पे फंक्शन का वैल्यू 0 है। तो जब कॉम्प्लेक्स में आ जाएंगे आप, कॉम्प्लेक्स में जब आप आ जाएंगे तब वहाँ पे z टेंस टू 0 होगा, वहाँ जो है x टेंस टू 0 नहीं होगा। और जब z टेंस टू 0 होगा तो z क्या होता है? z मतलब x, y, x प्लस i, y को हम लिखते हैं आर्डर पेयर में, नहीं लिखते हैं? x प्लस आई को कहाँ लिखते हैं हम लोग? आर्डर पेयर में लिखते हैं। x, y मतलब कि अब जो पॉइंट होगा वो यहाँ कहीं लाइन पे नहीं होगा, वो यहाँ कहीं होगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? वो यहाँ कहीं होगा। अब इस पॉइंट पे आना है, कहाँ से आओगे? इधरों से आ सकते हो, इधरों से आ सकते हो, इधरों से कहीं से भी आ सकते हो। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट नहीं होता, इन्फिनिटी रास्ते होते हैं आपके पास। अब आप हर लाइन से, हर रास्ते से चेक कीजिए। इसीलिए देखो बोलते हैं ना कि उसकी वैल्यू सेम होनी चाहिए अलॉन्ग एवरी पाथ, इसलिए हर पाथ की बात करते हैं। तो इसमें कॉम्प्लेक्स में अगर आपको अगर रियल की तरह चेक करना है कि सर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, तो रियल में हम रियल लाइन पर होते हैं तो उसकी तरफ हम दो ही तरीके से जा सकते हैं, या तो इधर से जाएंगे या तो इधर से जाएंगे, लाइनों पर रहेंगे हम लोग, तो दो ही तरीके से जा सकते हैं। इसलिए हम लेफ्ट निकालते हैं, राइट निकालते हैं। अगर वही फंडा अगर हम कॉम्प्लेक्स में लगाने जाएँ तो आपको इनफाइनाइट रास्ते मिलेंगे और हर रास्ते के अलग निकालना होगा। इसके अलग भी निकालिए, इसके अलग भी निकालिए, बहुत है, इन्फिनिटी रास्ते इसके पास पहुंचने के, किधर से भी जा सकते हैं। बात समझ में आई ना? और रियल पे आप इधर से नहीं आ सकते, आप लाइनर पे रहेंगे, दो की तरफ या तो इधर जा सकते हैं या तो इधर जा सकते हैं। बात समझ में आ रही है? क्योंकि बाउंड है, बस रियल लाइन पे रहेंगे आप। इसीलिए कॉम्प्लेक्स में कभी भी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की बात नहीं करते, याद रखिएगा हमेशा। कॉम्प्लेक्स में आपके पास जो है दो तरफ से नहीं, इन्फिनिटी जो है रास्ते से आप उस पॉइंट के पास पहुंच सकते हैं। अगर वही रियल कॉन्सेप्ट अगर कॉम्प्लेक्स में लगाएंगे तो आपको उस हर इन्फिनिटी रास्ते पर जितने रास्ते पॉसिबल होंगे, जो कि इन्फिनिटी होंगे अगर नंबर में काउंट करें तो, है ना, उन सब पर चेक करना होगा लिमिट उसका। और जब सब पर बराबर आएगा और फंक्शन के वैल्यू बराबर आएगा तब जाके कंटिन्यूअस आप बोलोगे। इतना समय है, इतना कहाँ कर पाओगे, है ना। इसीलिए इसमें इस वे में या कुछ यूनिक वे में चलते हैं, है ना। जनरल जो हम लोग पढ़ते हैं उस वे में नहीं आते कॉम्प्लेक्स में। याद रखिए कॉम्प्लेक्स का और रियल का बहुत बड़ा अंतर है, ये बहुत बड़ा अंतर है, ये चीज़ अपने दिमाग में भर लीजिए। चलिए, अच्छा, तो मैंने आपको हर तरीका बता दिया कि आप चेक भी कर सकते हैं और आप जो है सीधे सीधे लिख के भी निकल जाएंगे, कुछ भी कोई चू भी नहीं बोलेगा, नंबर पूरा दे के जाएगा आपको। अब देखिए ये तो काम खत्म हुआ, कंटिन्यूटी की बात हुई खत्म। अब हम आते हैं CR इक्वेशन पर। कहाँ आते हैं? CR इक्वेशन। तो CR इक्वेशन एट द ओरिजिन फार्मूला लिखा हुआ है आपने, मेरे साथ बोलते जाइए, दिमाग आते जाइए, ऑटोमेटिकली फार्मूला याद हो जाएगा आपको। डे बाई यू अपॉन डे बाई एक्स, लिमिट x टेंस टू 0, बहुत आसान रहेगा। ux 0 माइनस का u 0 0, साथ साथ बोलते जाएंगे आप, याद हो जाएगा, याद हो जाएगा, साथ साथ बोलते जाएंगे। तो लिमिट x टेंस टू 0, ux 0, है ना भाई, ux y निकल के आ चुका है। देखो ध्यान से, बहुत सिंपल, ux y निकल के आ चुका है, ux 0 निकालना है, y के सामने 0 पुटअप कर दो आप। a साफ x क्यूब अपॉन x स्क्वायर, x खाली आएगा, केवल x आएगा,
क्लियर है? u 0 0, x पे भी 0, y पे भी 0, पूरी कहानी साफ, कोई मतलब नहीं है ना। तो 0 लिखेंगे। अब हमें सोचेगा 0/0, ठीक है ना, उसको लिमिट के कॉन्सेप्ट से 0 बराबर कर देंगे। लिमिट के कॉन्सेप्ट से 0/0 नॉट डिफाइंड, जब लिमिट के कॉन्सेप्ट से चलेंगे तो वो 0, क्योंकि एट दी ओरिजिन जो कर रहे हैं टेंस टू 0 कर रहे हैं ना, हम एग्जैक्ट 0 थोड़ी रख रहे हैं, हम टेंस टू रख रहे हैं। तो इसको रख देंगे 0 अपान देखिए x रहेगा, आगे रिजल्ट इसका कितना 1 कट जाएगा ना, 1 बचेगा, 1 पे तो लिमिट लगेगा नहीं, इसका 1 आ गया बोलो। अब डेभा u अपान डेभा y, लिमिट x टेंस टू 0, u, अरे बाप रे बाप, y टेंस टू 0, 0y, u 0 0, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, 0y तो होगा करेगा, क्योंकि पहले स्थान पे x की वैल्यू होती है और दूसरे स्थान किसकी वैल्यू होती है, y की वैल्यू होती है। ये नहीं कि कन्फ्यूज होंगे सर इसमें x 0 इसमें 0y, भाई सीधी सी बात है कि y दूसरे प्लेस में होता है। तो जब हम y टेंस टू 0 करेंगे तो ऐसे केस में x के स्थान में रख देंगे 0, है ना, जो कितना आएगा यहाँ पे u 0y, अब x के स्थान में रख दो 0, रखो यहीं पे x 0 0 माइनस का y, कितना आएगा माइनस का y, तो लिमिट y टेंस टू 0 माइनस का y माइनस का 0 अपान y माइनस का 1। ये कुछ है नहीं, जितने क्वेश्चन आपको लगाए जाएंगे ना जो एग्जाम में आपके आए हैं या जो मैं लगवाऊंगा वो धड़ाधड़ ये सब निकल के आएंगे। इसमें मैं सोचेगा कि लिमिट है तो बड़ा लफड़ा होगा या बहुत एक्सपांसन करना होगा तब निकल के आएगा, बोलूँ नहीं, जो भी क्वेश्चन आपके पास हैं, आपकी बुक में है, आपके लेवल पर है, धड़ाधड़ उसकी वैल्यू आएंगी, है ना। एक्चुअली आपको तो इतना अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगा कि मैं पूछूँ आपसे डेभा v अपान डेभा x से बोलूँ तुरंत बता देंगे आप, बताइए यही भी है, डेभा v अपान डेभा x बिना लगाए बोलो 1 आएगा भाई, और डेभा v अपान डेभा y भी 1 आएगा, सब प्लस है तो है। एक अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे तुरंत ही लिमिट है, देखने में फार्मूला लग रहा है, आंसर तुरंत मिलेगा आपको। मैं लिख देता हूँ एक्चुअली में, डेभा v अपान डेभा x, लिमिट x टेंस टू 0 vx 0 माइनस का v 0 0 अपान x, ये रिजल्ट आपको मिल जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 vx 0, यही रख रहा है y के स्थान पे 0, तो x माइनस 0 अपान x इक्वल टू 1। ऐसे ही डेभा v अपान डेभा y मिल जाएगा 1, क्योंकि प्लस में है, यहाँ माइनस क्यों आया, क्योंकि यहाँ माइनस था। क्लियर है कि नहीं, बोलो विनीत, एकदम फिट होना चाहिए, बता दे रहे हैं। तो आप यहाँ से क्या देख रहे हैं, आप यहाँ से साफ साफ देख रहे हैं कि डेभा u अपान डेभा x इक्वल टू डेभा v अपान डेभा y है कि नहीं, बताओ 1 बट डेभा u अपान डेभा y इक्वल टू माइनस डेभा v अपान डेभा x। क्लियर है, मतलब CR इक्वेशन सेटिस्फाइड, इसका काम हुआ खत्म। छापिए, फिर हम डेरिवेटिव की बात कर लेते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, सही तरीके से अगर आप चलेंगे तो ये क्वेश्चन भले लेंदी लगेंगे बट बड़े आसानी से कर लेंगे। अब कुछ नहीं है, 36 फार्मूला लगा रहे हैं बट फार्मूला में जान नहीं है और न तो उसके सोल्यूशन में कुछ दम है। नोट कर लीजिए, लोगों ने 2 बातें प्रूव कर दी कि कंटिन्यूअस है और CR इक्वेशन सेटिस्फाइड, ठीक, एट द ओरिजिन, सब बातें ओरिजिन पे हो रही हैं। अब हम जो है नाउ एफ डैश जेड, क्या फार्मूला, लिमिट जेड टेंस टू 0 एफ जेड माइनस का f0 अपान जेड, एक्चुअली जेड माइनस 0 होता है, अब पढ़े होगा आपने जाना होगा भी, जेड माइनस 0 लिखते हैं, लेकिन अब 0 कोई मतलब है नहीं, जेड ही मैं डायरेक्टली लिख दिया, ठीक है ना। ये लिखते हैं एफ जेड माइनस f0 अपान जेड माइनस 0, ये होता है एक्चुअल में, ये होता है, ठीक है। अब चलो कुछ नहीं करना है, लिमिट जेड टेंस टू 0, कुछ करना ही नहीं है, एफ जेड, अब एफ जेड है क्या, एफ जेड यही है पूरा, यही पूरा, ठीक है ना। इसको पूरा छाप देते हैं, एक्स क्यूब माइनस का वाई क्यूब, ठीक है ना, और अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का आई एक्स क्यूब, घबराने की जरूरत नहीं, घबराइएगा मत एकदम, वाई क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस f0 0 दिया है, मैं लिख भी देता हूँ, अपान जेड मतलब एक्स प्लस आई वाई, ठीक है, एक्स प्लस आई वाई। क्लियर है सबको, यह हो गया। अब इसको मैं हटा दूँ, कोई मतलब तो है नहीं, अब यहीं पर रुक जाते हैं। देखो आप सुनो, ए डिफरेंशियबिलिटी एक्चुअली तो लिमिट ही लगाना है, बट याद रखिएगा ये कॉम्प्लेक्स है, ये क्या है कॉम्प्लेक्स, तो कॉम्प्लेक्स में ऐसे आप नहीं लगा पाएंगे डायरेक्टली। अब इसमें करेंगे क्या, वही पाथ लेंगे, डिफरेंशियबिलिटी चेक करने के लिए क्या लेंगे, पाथ, अपने से पाथ ले लीजिए। आप एक काम कीजिए,
एलॉन्ग द पाथ, अलग अलग पाथ ले लीजिए, बहुत सिंपल, y इक्वल टू एक्स ले लीजिए आप, क्या ले लीजिए, y इक्वल टू एक्स ले लीजिए, y इक्वल टू 0 ले लीजिए, x इक्वल टू 0 ले लीजिए आप, y इक्वल टू 0 मतलब x एक्सिस, x इक्वल टू 0 मतलब y एक्सिस, ऐसे ले लीजिए आप। मैंने y इक्वल टू एक्स ले लिया, तो क्या आएगा, एफ डैश जेड। जब y इक्वल टू एक्स लेंगे तो y के स्थान पे x रखना है आप, है ना, तो देखो क्या होगा यहाँ पे x है ना, साफ, खत्म कहानी। आते हैं यहाँ पे, उसके बाद मैं लिख देता हूँ, जब यहाँ रखूँगा x y के स्थान पर और यहाँ लिखूँगा लिमिट। अब ध्यान दो, जब y के स्थान पे x लिखेंगे तो z टेंस टू 0 मीन्स x टेंस टू 0। अरे भाई z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, अब y भी x हो गया, है ना, तो z 0 कब होगा, जब x 0 होगा। तो अगर z टेंस टू 0 हो गया मतलब x टेंस टू 0 हो गया, तो ये आप हो जाएगा x टेंस टू 0, ठीक है ना। अब आपने रख दिया y के स्थान पे x, तो ये पूरा साफ हो गया। यहाँ आ जाइए, यहाँ बचेगा i, y के स्थान पे x 2x क्यूब, है ना, और यहाँ पे 2x स्क्वायर, क्लियर है, अपान में 1 प्लस आई इंटू एक्स, क्लियर है ना। तो लिमिट x टेंस टू 0 आई अपान 1 प्लस आई, ऊपर 2x क्यूब, नीचे 2x क्यूब, एक्स स्क्वायर एक्स बुरा हो जाएगा, कैंसिल, क्या मिल गया, आई अपान 1 प्लस आई, यह मिल गया एफ डैश जेड की वैल्यू। अब एलॉन्ग पाथ, अब पाथ आप ले लीजिए, या एलॉन्ग पाथ y इक्वल टू 0 दैट इज x एक्सिस, आप x इक्वल टू 0 भी ले सकते हैं, y एक्सिस भी ले सकते हैं, तमाम पाथ अपने से लेते जाइए आप, लेकिन ऐसा ही लीजिएगा जिसको रख के सॉल्व करने में आसानी हो। ये नहीं कि जो है पाथ ले लें y क्यूब बराबर x पावर 5, वो भी ले सकते हैं, लेकिन अब ले लें आप सॉल्व नहीं कर पाएँ, ठीक है ना। तो आप बहुत ईजी लेंगे, और खासकर यही x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 y इक्वल टू x, ऐसा लेंगे ताकि आराम से वो सॉल्व हो जाए, वैल्यू उसकी मिल जाए, आपको वैल्यू पता चल जाए, ठीक है ना। अच्छा चलो, वो अलॉन्ग x एक्सिस मतलब y इक्वल टू 0, अब बताओ कितना मिलेगा, एफ डैश जेड, है ना, लिमिट, अब y इक्वल टू 0 रख दिया तो अगेन x टेंस टू 0, क्योंकि अब भाई y तो खत्म हो गया ना, y इक्वल टू 0 तो x तो बचा। तो जब z में z इक्वल टू एक्स प्लस आई, y में y 0 हो गया तो z इक्वल टू खाली x होगा, तो अगर z टेंस टू 0 तो x टेंस टू 0, क्लियर है ना। अब देखो कितना होगा, यहीं आ जाओ, y इक्वल टू 0 साफ x बचेगा, क्लियर, प्लस i, है ना, आप रखे क्या 0 0 x, क्लियर, अपान x प्लस आई x, नहीं यही y 0 ना, तो खाली x बचेगा, हो गया ना, खाली x बच गया, x कट गया, 1 प्लस आई, लिमिट अलग अलग, वैल्यू अलग अलग, मतलब एफ डैश जेड नॉट एग्जिस्ट एट दी ओरिजिन। अलग अलग पाथ पर अगर वैल्यू सेम आती है तब तो डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा, यही तो मैंने कॉन्सेप्ट शुरुआत में बताया डेरिवेशन में। अब यहाँ हमने दो अलग अलग पाथ लिया और वैल्यू चेंज कर गया, यहाँ पे आया आई अपॉन 1 प्लस आई, यहाँ पे आ गया 1 प्लस आई, है ना। तो दो पाथ लिया, दोनों पाथ के अलग वैल्यू चेंज कर गई। इसका मतलब क्या, इसका मतलब यह हो गया कि हमारा जो गिवन फंक्शन है इज नॉट एनालिटिक एट दी ओरिजिन। क्यों, क्योंकि ओरिजिन पर उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। 10 आप तुरंत लिख देंगे एफ डैश जेड नॉट एग्जिस्ट। क्यों नॉट एग्जिस्ट, किस वजह से मैं कह रहा हूँ, मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि अलग अलग पाथ के अलॉन्ग हमने देखा जो एफ डैश जेड की वैल्यू डेरिवेटिव जो उसका आ रहा है वो अलग अलग आ रहा है, इस वजह से नॉट एग्जिस्ट। मेन कॉन्सेप्ट देखिए, एकदम भर लीजिए कॉम्प्लेक्स में, डेरिवेटिव एग्जिस्ट का मतलब अलग अलग पाथ के अलॉन्ग, है ना, डेरिवेटिव जो है ना चाहिए सेम आना चाहिए, वैल्यू सेम आनी चाहिए। एफ डैश जेड हैज़ द सेम वैल्यू अलॉन्ग, है ना, डिफरेंट पाथ, एवरी डिफरेंट पाथ, हर पाथ के अलॉन्ग, है ना, वैल्यू अगर सेम आती है डेरिवेटिव एग्जिस्ट। अगर कोई एक भी चेंज किया नॉट एग्जिस्ट। तो ओवरऑल ए फंक्शन कंटिन्यूअस, फंक्शन satisfies CR equation, but the derivative of function at the origin not exist, therefore the function is not analytic at the origin। ठीक है, यस सर। तो ये आपका यहीं पे, इसको आज मैं होल्ड करता हूँ। आज आपको दो टॉपिक मैंने बताया कि अगर u माइनस भी या u प्लस भी दे तो कैसे सॉल्व करते हैं, और फंक्शन को ओरिजिन पर कैसे चेक करते हैं कोई एनालिटिक है कि नहीं है। ठीक है, वो भयंकर कॉन्सेप्ट दे दिया आपको।